हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। आज की कहानी में एक कपल जंगल में मंगल करने के लिए घूमने जाते हैं, पर वहाँ पर वो कपल्स बहुत ही खतरनाक किलर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिन्हें किसी ने कैद करके अलग अलग रूम्स में रखा हुआ था और वो उन दोनों पर बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। लेकिन कैसे भी करके वो लड़की अपने आप को आजाद करती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास उसे छुड़ाने के लिए जाती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो यहाँ जल्दी से भाग जाए, वरना वो आदमी हम दोनों को ही मार डालेगा। इतना सुनकर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। वहीं हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक आदमी सिकल, जो कि हाशिए के जैसा औजार होता है, उसे लेकर उसका पीछा करता है। वो लड़की उस किलर से बचकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाती है और उसके नीचे बहुत गहरी खाई होती है। अब वो लड़की बुरी तरह से फंस चुकी थी। तभी वो सिकल वाला किलर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो लड़की वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब हम एक और कपल को देखते हैं और उनका नाम माइक और शेरिल होता है। वो दोनों वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में कैंपिंग टूर पर आए हुए थे। वो वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जंगलों के बारे में जानकारी लेने के लिए जाते हैं। अंदर जाकर वो एक ऑफिसर से पूछते हैं कि इन जंगलों में सबसे शानदार जगह कौन सी है जहाँ हम ट्रैकिंग करने के लिए जा सकें। वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ पे कहीं भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, बस उन्हें सतर्कता से रहना पड़ेगा क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और कोई भी उनकी भुड़ फाड़ सकता है। अब जंगल के अंदर जाने से पहले वो कपल अपनी कार को पार्किंग में छोड़ देते हैं और अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके कार में फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए थी। वो बस खुलकर इन वादियों में जीवन का आनंद उठाना चाहते थे। वहीं जंगल के थोड़ा सा अंदर आगे चलने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि अब उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। तभी वो वहाँ पर एक बहन जी को देखते हैं जिनका नाम ईडा होता है। माइक उससे पूछता है कि कैंपिंग के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी रहेगी, तो ईडा उसे बताती है कि उन्हें टिम्बर फॉल पर कैंपिंग के लिए जाना चाहिए क्योंकि वहाँ की लोकेशन बहुत ही शांत और बेहतरीन है और वहाँ जाकर तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति होगी। वहीं ईडा शेरिल से पूछती है कि तुमने हाथ में रिंग क्यों पहनी है, तो शेरिल कहती है कि हम बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मैरिड कपल नहीं। इसके बाद वो दोनों ईडा को थैंक यू बोलते हैं और टिम्बर फॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो थोड़ी दूर चलकर रुक जाते हैं और माइक शेरिल से अपने प्यार का इजहार करता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को चुम्मा चाटी करने लगते हैं जिससे दोनों का मूड सेक्सी बन जाता है। अब वो दोनों खुली हवाओं में खुली जगह पर खुल्लम खुल्ला जंगल में मंगल करने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर 3 बंदे आ जाते हैं जिनके हाथों में गन होती है। माइक और शेरिल उन बंदों को देखकर डर जाते हैं। वो बंदे भी शेरिल को हवस भरी निगाहों से देखते हैं। तभी वो लोग उन दोनों की मौज लेकर उन्हें छेड़ते हैं और कहते हैं कि आजकल लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। उनका लीडर ब्रूडी माइक से कहता है कि उसके बंदे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर तुम हमारे सामान को खरीद लोगे। तो ब्रूडी माइक से एक लिक्विड वाइन को खरीदने के लिए फोर्स करता है जिससे माइक को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो पैसे निकालने के बहाने से अपने बैग से गन निकालने लगता है। तभी शेरिल उसे समझाती है कि वो फालतू का कोई बखेड़ा ना खड़ा करे, वो 3 है और तुम अकेले, ग्रैंड फांड के रख देंगे तुम्हारी। फिर माइक वाइन के बदले उन लोगों को बहुत सारे पैसे दे देता है और वो बंदे पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके बंदों के जाने के बाद शेरिल माइक से उसकी गन की गोलियां फेंकने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो जानती थी माइक गुस्से में आकर किसी का भी खोपड़ा उड़ा सकता है। माइक उसकी बात मान जाता है और अपनी गन की गोलियां निकालकर उन्हें फेंक देता है। इसके बाद माइक और शेरिल एक वाटरफॉल देखने जाते हैं जहाँ उन्हें क्लाइड नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिलता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ कई सारे टूरिस्ट आते हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। माइक उससे पूछता है कि यहाँ कैंपिंग करने के लिए कौन सी जगह सही रहेगी, तो क्लाइड उससे कहता है कि यहाँ पास में एक सुनहरी झील है जहाँ पर वो कैंपिंग का आनंद उठा सकते हैं। अब वो दोनों सुनहरी झील के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपना कैंप लगाते हैं। नाइट में शेरिल माइक को सेड्यूस करती है जिससे माइक का मौसम रंगीन हो जाता है, तो वो शेरिल को कैंप के अंदर ले जाकर पेलम अप्लाई करने लगता है। तभी हम व्यूअर्स कैंप पर किसी की परछाई को देखते हैं। इसका मतलब ये था कि उन पर कोई नजर रख रहा होता है। अब पेलम पट्टी का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद शेरिल को रास्ते वाली लेडी ईडा की बात याद आती है। वो माइक से कहती है हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर माइक का मूड ऑफ हो जाता
जाता है और वो दोनों चादर तान कर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैरिल माइक से पहले उठ जाती है तो वो शानदार झील में जाकर नहाने लगती है। बाहर एक आदमी सैरिल को नहाते हुए देखकर नैन सुख का आनंद उठाता है और जैसे ही सैरिल झील से नहाकर बाहर निकलती है वो आदमी सैरिल को पीछे से दबोच लेता है और किडनैप करके उसे अपने साथ ले जाता है। फिर जब माइक की आंख खुलती है तो वो चारों तरफ सैरिल को देखता है लेकिन उसे सैरिल कहीं नजर नहीं आती। तभी माइक को उस ब्रूडी की गैंग के 2 मेंबर दिखते हैं जिनके हाथ में सैरिल की टॉवल होती है। ये देख के माइक को लगता है कि जरूर उन बंदों ने ही सैरिल को किडनैप किया है, तो माइक उनके सामने आकर उन पर हमला कर देता है। ये देख के एक बंदा भाग जाता है और माइक दूसरे बंदे को पकड़कर उसकी अच्छे से धुलाई करता है। माइक उसकी बंदूक उठा लेता है और उस बंदे के सर पर तानकर उससे पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तो वो बंदा कहता है उसे नहीं पता। माइक उससे कहता है कि तो तुम्हारे पास मेरी गर्लफ्रेंड का टॉवल कहाँ से आया। तो वो बंदा कहता है कि ये टॉवल उसे रास्ते में पड़ी मिली और वो नहीं जानता कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। इसके बाद माइक सैरिल को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी माइक को पेड़ पर एक डियर लटका हुआ दिखता है और उसे देख के वो डर जाता है। उसके पीछे एक लोहे का नुकीला जाल होता है जिसपे वो गलती से पैर रख देता है और उस ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ पे इडा आती है और उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और उसके पैर का ट्रीटमेंट करती है। इडा उसे बताती है कि उसका घाव काफी गहरा है तो उसे भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। इडा माइक के पैर की मरहम पट्टी करती है और उसके लिए चाय भी बनाती है। माइक उससे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से गायब हो गई है। तो इडा उससे कहती है कि माइक तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। तभी इडा के घर के बाहर उन बंदों का लीडर ब्रूडी आता है जो माइक को ढूंढ रहा होता है। वो इडा से कहता है कि उसे माइक की तलाश है क्योंकि उसने उसके एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा है। इडा उससे झूठ बोलती है कि उसने कोई टूरिस्ट को नहीं देखा। तो ब्रूडी वहाँ से चला जाता है लेकिन फिर भी माइक को इडा पर विश्वास नहीं होता। वो इडा से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल करने के लिए कहता है लेकिन इडा कॉल करने से मना कर देती है। तो माइक उठकर यहाँ से जाने लगता है। तभी इडा एक रॉड लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ दोनों के बीच में हाथापाई होती है। माइक इडा की अच्छे से धुनाई करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उस घर में सैरिल को ढूंढने लगता है। तभी माइक को एक खुफिया दरवाजा दिखता है जिसके अंदर से होते हुए वो बेसमेंट में पहुंच जाता है। वो वहाँ बहुत सारी कांच की बोतल्स को देखता है जिसमें इडा ने कई नवजात शिशुओं को कैद करके रखा हुआ था और उन बोतलों के ऊपर उनके नाम भी लिखे हुए होते हैं। तभी माइक को वहाँ पर सैरिल भी मिल जाती है। सैरिल को रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। जब वो सैरिल के मुंह से पट्टी हटाता है तो सैरिल उसे कहती है कि वो आदमी यहाँ आने वाला ही होगा, हमें यहाँ जल्दी से निकलना चाहिए। माइक सैरिल की रस्सी खोल देता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक अजीब सा दिखने वाला किलर उनके सामने आ जाता है जो एक सिकल से माइक पर अटैक कर देता है और सैरिल वहाँ से अकेले ही भागने लगती है। वो बंदा माइक के साथ फाइट करता है और उसके सर पर एक हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो सैरिल को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। सैरिल वहाँ से भागकर एक सड़क पर पहुँच जाती है जहाँ उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो देखती है कि उस गाड़ी में क्लाइड है तो वो उससे मदद मांगती है और उसे बताती है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है और तभी वो आदमी क्लाइड के पास आ जाता है। क्लाइड उस आदमी पर जोर से चिल्लाता है कि ये लड़के यहाँ तक कैसे भाग कर आई। ये सुनकर सैरिल को भी समझ में आ जाता है कि क्लाइड भी किडनैपर के साथ मिला हुआ है। सैरिल वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन क्लाइड उसके सर पे एक रॉड मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में क्लाइड और इडा मिलकर माइक और सैरिल को दूल्हा दुल्हन की तरह सजाते हैं और दोनों की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। क्लाइड उन दोनों को बताता है कि वो लोग बाइबल को बहुत मानते हैं और वो इसके खिलाफ कभी नहीं जाते। इडा उनसे कहती है कि तुम दोनों ने शादी से पहले हैंडपंप चलाया जो कि एक पाप है, इसलिए हमने तुम्हारी शादी करवा दी जिससे कि तुम दोनों का ये पाप धुल जाए। इडा उन लोगों का परिचय अपने भाई से करवाती है जिसका नाम डिकन था और उसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी। वो उन्हें धमकाती है कि अगर कोई हमारी बात नहीं मानता तो डिकन उन्हें बेरहमी से टॉर्चर करता है। गाइस, डिकन ही सैरिल को किडनैप करके यहाँ पर लाया था। उन दोनों की शादी करवाने के बाद क्लाइड उन्हें किस करने को कहता है। इसके बाद वो दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं। वहीं डिकन सैरिल को देखकर अपना हैंडपंप चलवाना चाहता था और वो काबू नहीं पा पाता और सैरिल के पास जाकर उसका गेम बजाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ इडा आ जाती है और उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद क्लाइड माइक को बताता है कि भगवान ने उसे और इडा को बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं बनाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और सैरिल आपस में करके हमारे लिए बच्चा पैदा कर दो जिससे हमें एक बच्चा मिल जाएगा और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी तरफ इडा भी सैरिल को यही बात बताती है कि सैरिल को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो इडा से कहती है कि प्लीज हम पर रहम करो और हमें जाने दो, लेकिन इडा उससे कहती है तुम हमारा ये काम किए बिना नहीं जाने
वाली। अब वो लोग माइक और शेरिल को एक ही कमरे में लाते हैं और उन्हें आपस में संबंध बनाने को कहते हैं, जिससे कि शेरिल का पेट फूल जाए और वो प्रेग्नेंट हो जाए। वो दोनों को रात भर के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं, लेकिन माइक कुछ भी नहीं करता और वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग रूम में आते हैं और इडा चेक करती है कि दोनों ने कुछ भी नहीं किया। फिर डिकन माइक को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है। तभी क्लाइड माइक को धमकी देता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब उसका खामियाजा भुगतो बेटा। वहीं डिकन एक चाबुक उठाता है और माइक की पीठ पर मार मार कर उसको छलनी कर देता है। इसके बाद डिकन उसकी पीठ पर शराब डालता है, जिससे माइक को बहुत दर्द होता है और वो जोर जोर से तड़प के मारे चिल्लाता है। दूसरी तरफ इडा शेरिल से कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब तुम सजा की पात्र हो। इतना कहकर वो शेरिल की सबसे छोटी वाली उंगली काट डालती है, जिससे शेरिल को बहुत दर्द होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लाइड पार्किंग एरिया से माइक और शेरिल की गाड़ी उठा के तालाब में डुबा देता है, जिससे अगर पुलिस उन्हें ढूंढने आए तो पुलिस को कोई सबूत ना मिले। तभी ब्रूडी क्लाइड के पास आकर उससे पूछता है कि वो टूरिस्ट माइक और उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। क्लाइड उसे कहता है कि उसने उन्हें वापस जाते हुए देखा था। ये सुन के ब्रूडी उससे कहता है कि मैंने कल ही उनकी गाड़ी पार्किंग एरिया में देखी, यानी वो लोग अभी भी यही हैं। इतना कहकर ब्रूडी वहाँ से चला जाता है। अब रात को फिर से वो लोग माइक और शेरिल को एक साथ एक रूम में बंद कर देते हैं और उनसे धरती हिलाने के लिए कहते हैं और धमकी देते हैं, अगर आज तुमने कुछ नहीं किया तो कल हम तुम्हें और भी ज्यादा गंदा वाला टॉर्चर करेंगे। उनके जाने के बाद शेरिल माइक से कहती है कि प्लीज तुम मेरा पेट फुला दो ना, नहीं तो ये लोग हम दोनों को मार मार कर हमारा पिछवाड़ा सुजा डालेंगे। माइक उसे समझाता है कि अगर हमने इनकी बात मान ली और मैंने तुम्हारा पेट फुला दिया तो सबसे पहले ये लोग मुझे मार डालेंगे और बच्चा होने के बाद तुम्हें मार देंगे। इसके बाद माइक और शेरिल दोनों आपस में चुम्मा चाटी करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक पुलिस ऑफिसर आती है जो माइक और शेरिल को ढूंढते वहाँ आई थी, क्योंकि शेरिल की माँ ने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी कि उसकी बच्ची गायब है। वो वहाँ के ऑफिसर से पूछती है कि वो दोनों कहाँ हैं, तो ऑफिसर उन्हें बताता है कि उनकी गाड़ी पार्किंग एरिया में नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोग यहाँ से चले गए होंगे। दूसरी तरफ क्लाइड, इडा, डिकन, माइक और शेरिल के कमरे में जाते हैं। वहाँ इडा चेक करती है कि क्या आज इन लोगों ने पेलम पिलाई मचाई, लेकिन उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने आज भी कुछ नहीं किया। ये देखकर क्लाइड को बहुत गुस्सा आता है तो वो उन दोनों को धमकाने लगता है। तभी उसके वॉकी टॉकी पर पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है और वो उससे माइक और शेरिल के बारे में पूछती है। वहीं क्लाइड उस पुलिस ऑफिसर से झूठ बोल देता है कि उसे नहीं पता वो टूरिस्ट कहाँ गए। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर ब्रूडी के पास जाती है और उससे माइक और शेरिल के बारे में पूछती है। ब्रूडी उससे कहती है कि उसे नहीं पता अचानक से ये दोनों कहाँ गायब हो गए। वो पुलिस ऑफिसर उससे कहती है कि अगर तुमने इन दोनों को ढूंढ निकाला तो इसके बदले में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दूंगी। ये सुन के ब्रूडी के मुंह में पानी आ जाता है और वो पैसों के लालच में आकर इन्हें ढूंढने के लिए राजी हो जाती है। वहीं रात को डिकन शेरिल को अकेला पाकर उसके कपड़े फाड़ डालता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो शेरिल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर इडा और क्लाइड उसके पास आते हैं। क्लाइड डिकन को मारकर रूम से बाहर भगा देता है। इसके बाद क्लाइड और इडा माइक को समझाते हैं कि तुम दोनों को हमारी बात मान लेनी चाहिए, तो माइक उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। तभी शेरिल जोर जोर से हंसने लगती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो 2 महीने पहले से ही प्रेग्नेंट है। ये सुनकर इडा और क्लाइड सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि उनके धर्म के हिसाब से बिना शादी के प्रेग्नेंट होना बहुत बड़ा पाप है और अब वो अपने प्लान के हिसाब से काम भी नहीं कर सकते थे। इधर ब्रूडी अपने दोस्त के साथ माइक और शेरिल को ढूंढने के लिए इडा के घर में घुस जाता है। ब्रूडी जब बेसमेंट में आता है तो देखता है कि कांच की बोतलों में बहुत से छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं। घर के बाहर से ब्रूडी के दोस्त को एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है और जब वो उसके अंदर जाता है तो क्लाइड गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ ब्रूडी जैसे ही इडा के सामने आता है तो इडा उसके ऊपर गोली चला देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद क्लाइड और इडा मिलकर उन दोनों की डेड बॉडी को जंगल में दफना देते हैं। इधर इडा जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि माइक और शेरिल उसकी बात नहीं मान रहे थे और उसे एक बच्चे की बहुत जरूरत थी। वहीं अब क्लाइड और इडा डिसाइड करते हैं कि हम माइक और शेरिल को मार डालेंगे और फिर किसी और कपल को किडनैप करके उनको इस काम के लिए रेडी करेंगे। इडा उसकी बात मान जाती है। वहीं तब तक माइक खुद को आजाद कर लेता है और जब क्लाइड उसे मारने के लिए आता है तो माइक उसके गले पर चाकू मार देता है, जिससे क्लाइड पूरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी माइक उसकी बंदूक उठाकर उसे गोली मार देता है और अन्य क्लाइड का काम तमाम हो जाता है। जब इडा वहाँ आती है तो अपने पति को
मरा हुआ देखकर उसके पास बैठकर मातम मनाने लगती है। तभी माइक उसके पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडा माइक के पैर पर चाकू घोंप देती है और चाकू को उसके पैर पर मार मार कर उसे घायल कर देती है। तभी शेरिल बीच में आ जाती है और एडा के सर पर बहुत जोर से एक रॉड को मारती है और एडा वहीं बेहोश हो जाती है। अब माइक और शेरिल वहाँ से भागने लगते हैं तो माइक उससे कहता है कि उन्हें क्लाइड के वॉकी टॉकी को भी अपने साथ लेकर यहाँ से चलना होगा और हम पुलिस को अपनी मदद के लिए यहाँ बुला लेंगे। अब शेरिल उस वॉकी टॉकी को ढूंढने के लिए ऊपर जाती है और जैसे ही उसे वो वॉकी टॉकी मिलती है वो उसे उठा लेती है। तभी वहाँ पर उसका दिल जला आशिक डिकन आ जाता है और वो शेरिल का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिल के हाथ एक क्रॉस लगता है जिसे वो डिकन के फेस में घुसा देती है। डिकन यहाँ जख्मी हो जाता है और शेरिल वहाँ से भागने लगती है तो डिकन उसका पीछा करता है। तभी शेरिल एक पेट्रोल की बोतल को जलाकर डिकन के ऊपर फेंक देती है जिससे डिकन बुरी तरह से आग में जलने लगता है। अब शेरिल माइक के पास पहुँचती है और वो दोनों चुम्मा चाटी करके वहाँ से बचकर बाहर निकलने ही वाले होते हैं। तभी एडा को होश आ जाता है और वो एक तलवार उठाकर माइक के पेट में घुसा देती है। इससे शेरिल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक हसिया को उठाकर एडा की मुंडी काट डालती है। एडा की मुंडी उसकी बॉडी से अलग होकर नीचे जमीन पर आकर गिरती है। उसके बाद शेरिल माइक के खून के बहाव को रोकती है और घर में चेक करती है तो उसे एक फोन मिलता है जिससे वो पुलिस को कॉल करके अपने पास बुला लेती है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें 1 ईयर लेटर की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं कि अब माइक और शेरिल ने शादी कर ली है और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। वो दोनों अपनी बच्ची को उसके कमरे में सुलाकर बाहर चले जाते हैं। तभी विंडो से एक आदमी आता है जिसके हाथ में शिकल होता है, सेम वही शिकल जिसका इस्तेमाल डिकन किया करता था। और मेरे जिक्र के टुकड़ों यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया हो। अब चलिए चुपचाप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो वरना बहुत पाप पड़ेगा। आई लव यू फैमिली।